अब हम बात करेंगे एड्रिनल इंसिडेंटलोमा के बारे में। एड्रिनल इंसिडेंटलोमा जो रहता है ऐसा मास लीजन विच इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और वो इंसिडेंटली फाउंड ऑन इमेजिंग परफॉर्म्ड फॉर अनरिलेटेड रीजंस विदाउट साइन और सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल डिजीज एट प्रेजेंटेशन। ये होता है एड्रिनल इंसिडेंटलोमा। एड्रिनल इंसिडेंटलोमा का मतलब है कोई भी ऐसा मास जिसका साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा है और जिसको इमेजिंग पे इंसिडेंटली डिटेक्ट किया गया है और जो हम इमेजिंग कर रहे हैं वो एड्रिनल डिजीज के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और बीमारी के लिए कर रहे हैं और हमें मिल गया है। फिर अगर हम इंसिडेंटलोमा की बात करें तो जो हम लोग एब्डोमिनल सीटी करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 4% जो रहता है चांस रहता है एड्रिनल इंसिडेंटलोमा का, जो कि बुढ़े लोग में अप टू 10% चला जाता है। और उनमें ये हम देखते हैं कि जो लोग बुढ़े होते हैं, एल्डरली होते हैं और जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। बट सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी बेनाइन होते हैं और नॉन फंक्शनिंग होते हैं। अब इसका कॉज क्या होता है तो हमने जैसे बताया एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा तो एड्रिनल के कॉर्टेक्स में क्या हो जाएगा, एडिनोमा बन जाएगा। तो वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है और वो क्या होता है, नॉन फंक्शनिंग। दूसरा होता है माइलोलाइपोमा, हो सकता है एड्रिनल के कॉर्टेक्स में। फिर उसके बाद हम आ जाए एड्रिनल के मेडुला में तो पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। फिर पेशेंट को कॉर्टेक्स में ही कशिंग सिंड्रोम या कॉन्स सिंड्रोम होता है। कशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल एक्सेस होता है, कॉन्स सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन एक्सेस, और ये दोनों एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा में भी हो सकते हैं। फिर पेशेंट्स को मेटास्टेसिस होता है तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है, और दूसरा लिम्फोमा। तो ये सब जो कॉजेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंटलोमा के कॉजेज होते हैं। हम लोग क्या क्या इंसिडेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स में एडिनोमा इंसिडेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं, माइलोलाइपोमा डिटेक्ट कर सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा डिटेक्ट कर सकते हैं, मेटास्टेसिस, लिम्फोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा का सिम्स। फिर हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जब भी कोई एड्रिनल मास के साथ इंसिडेंटलोमा के साथ पेशेंट आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। पहला कि क्या मास फंक्शनिंग है या नहीं है? क्योंकि अगर कोई मास फंक्शनिंग है तो साइज कितना भी रहे हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनिंग मास की वजह से क्या होता है जो फंक्शनिंग होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स निकालते हैं और वो एक मेटाबॉलिक पॉइजन होता है जो बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में फंक्शनिंग है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि क्या मास मैलिग्नेंट है या उसके अंदर कोई क्षमता है कि वो कैंसर में चेंज हो सकता है। ये दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का हम करते हैं, अगर हम मान चांस समझ लीजिए पेशेंट का जो है कसिंग्स के फीचर आ रहे हैं या कुशिंग्स के फीचर आ रहे हैं, तो कुशिंग्स डिजीज में अगर फीचर आ रहे हैं तो होता क्या है कि उसमें कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। अब यूजुअली होता क्या है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं, और एड्रिनल आपस में एचपीए एक्सिस जो रहता है उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब उसमें क्या होता है, यूजुअली हाइपोथैलेमस जो रहता है पिट्यूटरी को बोलता है कि आप जो है कॉर्टिसोल निकालो, और पिट्यूटरी जो होता है अपना मैसेंजर भेज के बोलता है एड्रिनल को भी कॉर्टिसोल निकालो। अब एड्रिनल के पास जब काफी ज्यादा हो जाता है कॉर्टिसोल तो वो फिर फीडबैक भेजता है कि अब रहने दो, बंद करो। तो यही प्रिंसिपल जो रहता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर हम बाई चांस कहीं बाहर से अगर कॉर्टिसोल स्टेरॉइड दे रहे हैं जैसे डेक्सामेथासोन अगर हम बाहर से यूज कर रहे हैं, तो होता क्या है बॉडी को ये लगता है कि एड्रिनल ग्लैंड से स्टेरॉइड आ रहा है और सफिशिएंट है, तो फिर वो जो नॉर्मल अगर बंदा होगा, नॉर्मल पर्सन होगा, तो ऐसे केसेस में सप्रेस हो जाता है डेक्सामेथासोन। बट अगर उसके बाद भी अगर कॉर्टिसोल जो है सीक्रेट होता रहा तो इसका मतलब समझ लें कि वो ट्यूमर होता है। और इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, और ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है ये डिटेक्ट करने के लिए कि कॉर्टिसोल एक्सेस है या नहीं है। अब इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, जैसे हमारी वैल्यू 1.8 से नीचे रहेगी तो नॉर्मल रहेगी। अगर 1.8 नीचे 1.8 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज़्यादा है तो अप टू 5 तक हम लोग उसको जो रहता है डाउटफुल रहता है, 5 से ऊपर जो रहता है कंफर्म मानते हैं कि उसको कॉर्टिसोल सिक्रीशन है। फिर हम बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है वो एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है और प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन्स जो मेटानेफ्रिन्स बनाता है। तो हम लोग यूजुअली इसको डिटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा में फ्री मेटानेफ्रिन्स को चेक करते हैं, या
यूरिन को लेते हैं, 24 आवर यूरिन को कलेक्ट करते हैं और उसमें हम लोग मेटानेफ्रिन्स को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है एल्डोस्टेरोन। कुछ एडिनोमास होते हैं जो सिर्फ एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम या कॉन्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में एल्डोस्टेरोन टू रेनिन रेशियो चेक करते हैं। यूजुअली होता क्या है कि रेनिन जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए। तो अब रेनिन जब स्टिमुलेट करता है तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है और एल्डोस्टेरोन फीडबैक करके रेनिन को बंद कर देता है। अब ट्यूमर ही एल्डोस्टेरोन बना रहा है तो वो एल्डोस्टेरोन जाएगा रेनिन को बंद कर देगा, तो ये हमें एक हाई रेशियो मिलेगा। अब जो पेशेंट रहते हैं एल्डोस्टेरोन में, उसमें क्या होता है सोडियम रिटेंशन। तो सोडियम रिटेंशन होगा तो वाटर भी रिटेन होगा और पेशेंट को क्या होगा, वाटर रिटेन होगा, सोडियम रिटेन हो रहा है तो पोटेशियम कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। और दूसरा पेशेंट क्या हो जाएगा, हाइपर टेंसिव। तो ये जो रहता है कॉन्स में मिलता है। तो अगर हम बात करें बायोकेमिकल के लिए, तो बायोकेमिकल के लिए अगर हमें फंक्शन चेक करना है किसी भी मास या ट्यूमर का तो बायोकेमिकल ही टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिंग में हम लोग उसको लोकेट कर सकते हैं बट उसका फंक्शन नहीं बता सकते। फिर हम बात करें इमेजिंग का, तो इमेजिंग जो रहता है यूजुअली एडिनल प्रोटोकॉल पे बेस्ड रहता है। और सबसे पहले जो होता है नॉन कंट्रास्ट फेज में सीटी निकालते हैं। उसमें अगर 10 HU से कम है लीजन तो ये एक एडिनोमा है जिसमें काफ़ी सारा लिपिड है, लिपिड रिच एडिनोमा है। और ये एडिनोमा के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ऑलमोस्ट 98%। जबकि सेंसिटिविटी की बात करें तो 70%। सेंसिटिविटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिसिटी इज इम्पॉर्टेंट हियर। 98% स्पेसिफिक रहता है तो हाई चांसेस हैं कि लेस देन 10 HU है तो वो एडिनोमा होगा। अब बाई चांस टेस्ट में जो है मोर देन 10 HU निकल गया या मास जो है होमोजेनस के बजाय हेट्रोजेनस है, तो ऐसे केसेस में हमें फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अब जो सीटी कराते हैं उसमें हम लोग हमेशा वॉश आउट देखते हैं। एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में एक फेज होता है आउट ऑफ फेज इमेजिंग। ये जो आउट ऑफ फेज इमेजिंग होती है एड्रिनल एडिनोमा के लिए करते हैं और इसमें हमें मिलता है सिग्नल ड्रॉप। तो सिग्नल ड्रॉप जो रहता है किसके लिए होता है, एड्रिनल एडिनोमा के लिए आउट ऑफ फेज इमेजिंग, और इसमें होता है सिग्नल ड्रॉप। फिर दूसरा होता है एमआरआई पे हम लोग देखते हैं कि T2 में ब्राइट इमेज दिख रही है। T2 में अगर T2 वेटेड ब्राइट इमेज दिखे तो समझ लो ये क्रोमोसाइटोमा है। अब फंक्शनल इमेजिंग की बात करें तो सबसे पहला फंक्शनल इमेजिंग है MIBG स्कैन। MIBG स्कैन जो रहता है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए होता है और इसको करने से पहले काफ़ी प्रिकॉशन लेना होता है क्योंकि ये थायराइड में भी इसका अपटेक होता है। दूसरा होता है अगर हमें मेटास्टेसिस चेक करना है तो मेटास्टेसिस के लिए पेट सीटी करा लेते हैं या इन डिटर्मिनेट मास है तो। फिर एप्लीकेशन क्या होता है इमेजिंग का, अगर इमेज पे अगर साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आया तो हम लोग जो ट्यूमर है उसको लैब से निकाल देते हैं क्योंकि उसमें हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होता है। और 6 सेंटीमीटर से बड़ा मास है तो उसमें हमें ओपन सर्जरी करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद अगर फंक्शनल ट्यूमर आ गया तो उसमें हम साइज तो देखते ही नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि कोई हार्मोनल एक्सेस तो नहीं है। कोई हार्मोनल एक्सेस होगा तो पेशेंट को जो है तुरंत ऑपरेट कर देते हैं। फिर तीसरा जो चीज़ है हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ मास। ग्रोथ ऑफ मास अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ है फॉलोअप में तो हम उसको कैंसर मान के उसको ट्रीट कर देते हैं। फिर अब कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सीटी स्कैन पे सस्पिशियस होते हैं। पहला होता है इरेगुलर मार्जिन, मार्जिन जो इरेगुलर है। दूसरा हेटेरोजेनेसिटी, तीसरा नेक्रोसिस, चौथा कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, हेटेरोजेनेसिटी, नेक्रोसिस। तो ये हम लोग जो है बेसिकली 4 फीचर जो होता है उसके बेसिस पे सस्पेक्ट करते हैं कि कैंसर है या नहीं। तो हम बात कर रहे थे माइलोलाइपोमा की। माइलोलाइपोमा जो है उसके केस में सर्जरी तभी करते हैं जब पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक होता है, 4 सेंटीमीटर से छोटा लीजन है और वो नॉन फंक्शनल है, तो हम लोग ऐसे को नॉन ऑपरेटिवली मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट को हमें जो एड्रिनल मास होता है उसमें 5 साल तक फॉलोअप रखना होता है। तो यूजुअली 6 से 6 महीने या 1 साल पे हमें इमेजिंग कराते रहना है और फिर उसको 5 साल तक हम फॉलोअप में रखेंगे। और, और हर साल हम लोग 5 साल तक हार्मोनल इवेल्युएशन भी करेंगे कि वो कहीं फंक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ऑपरेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल अप्रोच की बात करें तो अगर ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा है बट अगर 6 सेंटीमीटर से छोटा है तो हम लैप्रोस्कोपिकली उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे केस में हमें ओपन अप्रोच प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ओपन अप्रोच इसलिए करते हैं कि ट्यूमर बड़ा है तो उसमें कैप्सूल फट सकता है और ट्यूमर जो है उसका आप स्टेजिंग हो सकता है। फिर अब बात करें कुछ स्पेशल कंडीशन जिसमें ट्रीटमेंट बदल जाता है या अलग होता है, तो सबसे पहले बात करें प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी में जो होता है अगर ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो कोशिश करना चाहिए कि हम सर्जरी को
अवॉइड करें। और ऐसे केसेस में जो रहता है एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, हमें गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट सबसे मिलकर बात करना पड़ता है। फिर अगर बायलैटरल इंसिडेंटलोमा है, दोनों साइड में अगर है, तो ऐसे केसेस में हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो एसीटीएच इंडिपेंडेंट है या कंजेनाइटल है। ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें रिसेंट जो चीज़ें आई हैं उसमें आ गया है रेडियोमिक्स। रेडियोमिक्स क्या होता है कि इसमें जो इमेज होता है, सारी इमेज को एक साथ इकट्ठा करके हम लोग उसके डेटा से जो रहता है डेटा को यूज़ करके फिर हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हिडन फीचर्स हैं किसी भी, जैसे कि हम लोग उससे फियोक्रोमोसाइटोमा है कि नहीं, फिर एड्रेनल मास जो है वो कौन-सा वाला है, ये सब चीज़ें जो है असेसमेंट हम रेडियोमिक्स की मदद से कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम एआई का भी इंक्लूज़न कर सकते हैं और हमें क्या होगा उससे हेल्प कि हमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक सिर्फ़ हम ये जान पाते हैं कि ये एड्रेनल मास है। एड्रेनल मास है, अब एड्रेनल मास के बाद एक रेडियोलॉजिस्ट उसको रीड करके बताता है कि ये लाइकली फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, लाइकली एड्रेनल कार्सिनोमा है, लाइकली एडिनोमा है। तो ये सब जो फीचर्स है, इसको हम क्या करेंगे, खूब सारी इमेजिंग को एक साथ यूज़ करके कंप्यूटर में रख देंगे। तो उससे जो डाटा होगा उसको जब भी हम कंप्यूटर में सीटी स्कैन करेंगे तो डाटा को प्रोसेस करके और एआई की मदद से वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये कौन-सा ट्यूमर होता है। ये होता है रेडियोमिक्स। फिर दूसरा जो एडवांसमेंट है वो होता है फंक्शनल एमआरआई। एमआरआई और पेट ट्रेसर्स। तो फंक्शनल एमआरआई की मदद से या पेट ट्रेसर्स की मदद से हम लोग बेनाइन या मैलिग्नेंट जो लीजन है उसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कई सारी जो अनअवॉइडेबल जो सर्जरीज होती हैं, जैसे अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो 4 सेंटीमीटर से ऊपर जितने लीजन होते हैं हम लोग रिमूव कर देते हैं, जबकि वो नॉन फंक्शनल भी होता है सिर्फ इस डर से कि वो मैलिग्नेंट होगा। तो ऐसे केसेस में ऐसी सर्जरीज को अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग जो है कर सकते हैं जो कि रिस्क बताता है।